जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवीआर कक्षा। आज हम कवर करने जा रहे हैं सीडीएस 2021 पार्ट 1 के साइंस के पीवाईक्यूज। इसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो कवर करेंगे, उनकी ट्रिक्स को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरा डीपली सोल्व करेंगे, समझेंगे कंसेप्ट को, और फॉर्मूलाज को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है। हमने लास्ट जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है उसमें 2025 से लेके हमने 2022 तक के पीवाईक्यूज है वो ऑलरेडी कवर करवा दिए गए हैं। चैनल पे जो ज्योग्राफी के हैं 2025 से 2020 तक के पीवाईक्यूज कवर करवा दिए हैं। इंग्लिश में वोकैब में हमने कवर करवाई है, जिसमें कि आपके एंटोनियम, सिनोनियम्स सारे जो है कवर करवाए हैं पीवाईक्यूज में। हम शॉर्ट सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें कि आपकी पॉलिटी की शॉर्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश की वोकैब की शॉर्ट्स आपको अवेलेबल होती हैं। साथ ही में पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी हमने कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो अभी हम साइंस के पीवाईक्यूज को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबरिंग एक्चुअल जो सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन नंबरिंग आई है वो है, ताकि आप जाके चेक कर सके, ऑथेंटिसिटी के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ। किन के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती? बैक्टीरिया में रहती है, प्लांट्स में भी रहती है, फंगी में रहती है। ह्यूमंस में जो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनमें डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ये देखो, प्लांट में जैसे रिजिड वॉल होती है, यहाँ पे पूरा दे रखा है, और जो एनिमल में है कोई भी वॉल नहीं होती। ठीक है, कोई वॉल नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया में होती है। ह्यूमंस एनिमल किंगडम में आते हैं, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये आपका थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूरा देखो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें बनेगा। डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। अ चाइल्ड रिसीव्स अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर विद अ नोट। द फादर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड वेरीफाई whether the plant was progeny of both the tall parents or one tall and one short parent. She could verify this through। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के नाम लिख रहे हैं, ये बताना है कौन सा हमारा इसमें हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट दिया है और पापा पूछ रहे हैं कौन सा इसमें प्रोसेस है, कैसे आप बता सकते हो विशेष के बारे। लगता है वो कोई साइंस फ्रीक पर्सन है ना। तो ये हमारा होता है सेल्फ पोलिनेशन से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ आ जाएगा। कैसे? जैसे देखो, एक टोल प्लांट है, दूसरा भी इसी का सेल्फ पोलिनेशन करवा देंगे इसी से। ठीक है, इससे सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। तो अगर इसने टोल टोल दे दिया हमेशा, तो ये टोल पेरेंट्स हैं इसके। अगर इसने टोल शॉर्ट, शॉर्ट टोल, या शॉर्ट शॉर्ट दोनों ऐसे दे दिया, तो मतलब ये मिक्स्ड है, एक टोल है एक शॉर्ट पेरेंट था। ठीक है, तब ये जाके बना है। ये देखो यहाँ पे, अगर हम चेक करना है कि टोल प्लांट प्योर टोल है या मिक्स्ड टी स्मॉल टी, तो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में अगर शॉर्ट प्लांट्स आए तो मतलब पेरेंट मिक्स्ड था। क्रॉस पोलिनेशन से बाहर के जीन्स आ जाएंगे, इसलिए सेल्फ पोलिनेशन बेस्ट मेथड है। हाँ, क्योंकि खुद ही से पोलिनेशन करवा दो, उससे पता लग जाएगा। अगर एक भी शॉर्ट आया तो ये मिक्स्ड है, अगर शॉर्ट नहीं आया तो वो है टोल पेरेंट्स थे। इजी कंसेप्ट। ये देखो, पूरा डायरेक्ट नहीं पूछा, ये पूरा स्टेटमेंट देके आपसे अंदर से जानने की है कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं है। ये देखो, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें बताना है, सी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर, विच प्लांट हार्मोन वुड यू सजेस्ट? अगर आप उसके सुपरवाइजर हो, कौन सा प्लांट हार्मोन है वो बताना है। ठीक है, तो ये आप नाम से देखो, इसमें क्या है? इंक्रीजिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का हमारा वो होता है हमारा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन, साइटो का मतलब ही क्या होता है? सेल, और किनिन मतलब टुकड़ों में करना। तो सेल डिवीजन यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइटोकिनिन हार्मोन। ठीक है, और जो एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ को रोकता है।
और जो गिबरेलिंस और ऑक्सिन है ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स है। ठीक है, यहीं पे लिख रखा है किनिन का मतलब डिवीजन होता है और साइटो का मतलब सेल होता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जिनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं? तो वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इनमें क्या है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है। चलो दिखाता हूँ, देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या है, ये छोटे छोटे जो होल्स है ये है राइबोसोम्स, और जो ये सर्कुलर पूरा है ये हमारा है डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ऐसा ही सेम प्लास्टिड में भी एक सर्कुलर डीएनए है, और जो ये डॉट्स और ये हैं ये हमारे क्या हैं, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि अपने जरूरी प्रोटीन्स खुद ही बना सकते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम। ठीक है, ये बताना है ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में ये होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन है ना, हाई से वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं लो में, और इनके बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तभी ये हमारा ऑस्मोसिस होता है। तो अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं किसमें आता है। सॉल्युबल नहीं आएगा, फुली परमिएबल नहीं आएगा, फुली पर, ये रहा सेमी परमिएबल, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूँ, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पे आपका लोअर कंसंट्रेशन है, और बीच में जो ये है ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, तभी यहाँ पे ओस्मोसिस होगा। एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है ओस्मोसिस, जिसमें वाटर हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज। देखो, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक सेम पैटर्न में, मान लो ये आपका फील्ड है, एक क्रॉप यहाँ पे बो दी, एक क्रॉप यहाँ पे बो दी, यहाँ पे एक क्रॉप है और यहाँ पे एक क्रॉप है, फिर यहाँ पे दूसरी क्रॉप है, फिर यहाँ पे वही रिपीट है, ऐसे आपने कर दिया। तो ये कौन सा पैटर्न होता है, ये होता है हमारा इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि एक ही उसमें अल्टरनेटिव क्रॉप्स का आना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही है, डेफिनेट पैटर्न आ रहा है, अल्टरनेटिव रोज में यहाँ पे अलग क्रॉप है, यहाँ पे अलग है, और ये सेम चीज क्या है, रिपीट हो रही है इस पूरे में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में क्रॉप्स ग्रो करते हैं पर कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन आ सकती है कि भाई मिक्स क्रॉपिंग क्यों नहीं है ये, और इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में यहाँ पे आपको डिफरेंस भी समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द emission ऑफ अ ब्राउन गैस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस। तो वो कौन सी ब्राउन गैस होती है, वो होती है हमारी NO2। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो ब्राउन फ्यूल्स में निकलते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस के होते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, ये एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई इसको अगर हम हीट देते हैं तो ये ब्राउन फ्यूज निकलती है, वो ब्राउन फ्यूज किसकी होती है, NO2 की, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। आपने देखा होगा अगर आपके पास सिल्वर की कोई भी यूटेंसिल्स हैं या सिल्वर चेन है, वो ना थोड़े टाइम के बाद ब्लैकिश हो जाती है। वो ब्लैकिश क्यों हो जाती है वो अभी बताते हैं, वो हो जाती है हमारी सल्फर के रिएक्शन के साथ। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, सिल्वर हवा में प्रेजेंट सल्फर कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, इस स्लो रिएक्शन से सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनता है, जिससे ब्लैक कोटिंग की वजह से सिल्वर के आर्टिकल्स काले पड़ जाते हैं। ये देखो Ag2 सिल्वर के साथ मिलके Ag2 हो जाती है, और सिल्वर सल्फाइड टार्निश, मतलब ये ऐसे काला काला हो जाता है। ठीक है, समझ आया, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रैक्टिकल यूज केस आप देख रहे हैं डेली लाइफ में कि काला हो जाता है सिल्वर, वो क्यों होता है, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन टू प्रोटेक्ट द इट फ्रॉम
एक्सीडेंशियल फायर ना हो जाए, तो वो बताना है कौन सा हमारा मेटल है। तो ये मेटल होता है हमारा सोडियम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एक सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। नॉर्मल अगर एयर में हम इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या है, वहां पे फायर क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या है, हम केरोसिन ऑयल में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये देखो यहाँ पे यही सारा एक्सप्लेनेशन में भी आपको वही दे रखा है कि भाई क्यों रखा जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट एंड 180 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, 20 ग्राम सोल्यूट है, 180 ग्राम सोलवेंट है। टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है, 200 ग्राम। इफ सोलवेंट इज वाटर, तो ये है भाई आपका वाटर। What is the percentage of the solution in terms of mass by mass percentage? ठीक है, सॉल्यूशन का परसेंटेज बताना है कि कितना रहेगा मास बाय मास, कि किसमें कितना मास है। तो देखो, अब हम सोल्यूट के कंपैरिजन में ये चीज बताते हैं, ये सोल्यूट है और टोटल सॉल्यूशन से हम परसेंटेज निकालेंगे, तो वो आएगा 20/200 इंटू में 100। ये कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो 10% आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। ये देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल 200 ग्राम है और यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया। अब उस ट्रैप में नहीं करना कि भाई सोलवेंट से ही आपने कर दिया यहाँ पे लिखता हूँ 20/180 कर दिया इंटू 100। ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन से ही लेके परसेंटेज आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नॉन मेटल बट इज लस्टरस। लस्टरस मतलब चमकीला। ठीक है, चमकीला, तो चमकीला है और नॉन मेटल है। ज्यादातर नॉन मेटल क्या है, डल होते हैं, उनमें कोई भी चमक वगैरह नहीं होती है। पर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो बहुत चमकीला होता है, वो होता है हमारा आयोडीन। आयोडीन क्या है, शाइनिंग नॉन मेटल होता है। देखो, आयोडीन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। वैसे तो नॉन मेटल सरफेस डल होती है, पर आयोडीन क्रिस्टल नेचुरली शाइन लस्ट्रस होते हैं। एग्जाम के लिए याद रखना है, नॉन मेटल में एक्सेप्शन ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो एक्सेप्शंस है ना, उनको आपको अच्छे से नोट करके रखना है और याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर वही पूछेगा। भाई देखो, कॉमन ट्रेंड तो पूछना इजी है, बताना भी आसान है, पर एक्सेप्शंस को कौन याद रख पाता है, वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मेलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। तो दोनों प्रॉपर्टी है। मेलायबिलिटी यानी कि उससे क्या है, शीट्स आप बना सकते हो। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब उससे कि आप वायर्स बना सकते हो। तो ऐसा कौन सा हमारा मेटल है, वो होता है हमारा गोल्ड। AU इसको हम बोलते हैं गोल्ड। ये लैटिन वर्ड से इसका ये छोटा सा जो शॉर्ट फॉर्म है वो बना रखा है AU। ठीक है, AU गोल्ड सबसे ज्यादा मेलायबल, पतली शीट बन सकती हैं और डक्टाइल लंबी वायर बन सकती है, मेटल होता है। सोडियम और कैल्शियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, और मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड स्टेट में होता है, तो इनमें वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, एक कॉपर वायर, दो कॉपर वायर, तीन कॉपर वायर, इनकी क्या है, डिफरेंट लेंथ है, L1 L2 L3। ठीक है, और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A1 A2 A3। अब ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे फंसा रहा है एग्जामिनर। रेजिस्टिविटी जो रो है ना, वो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती। वो एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट जो होती है, हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या कितनी उसकी रेजिस्टिविटी है, और वो फिक्स रहती है एलिमेंट की, चाहे वो कितना ही लंबा हो, कितना ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, बट रेजिस्टिविटी क्या हमेशा सेम रहेगी। तो ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्यूजन इज करेक्ट। ओके, ये थोड़ा मिसप्रिंट था यहाँ पे ना, फ्यूजन के बारे में पूछा है। वैसे मैं दोनों बता दूंगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्यूजन का आंसर देखो, मैं बताता हूँ क्या। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। नहीं, डिवीजन वाली चीज होती है हमारी फिजन में। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। नहीं, यहाँ पे भी फिजन में है कि एक हैवी न्यूक्लियर है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में हो जाता है
मतलब टुकड़ों में बट जाता है, फ्यूजन हो जाता है। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियस बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियस। हाँ, ये हमारा आता है फ्यूजन में। तो फ्यूजन फ्यूजन आप समझ आए, जब दो छोटे छोटे मिलके एक बड़ा बनाते हैं तो होता है फ्यूजन, और जब एक बड़े से दो होते हैं तो वो होता है फिजन। तो फ्यूजन के हिसाब से यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी। अगर फिजन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना उसमें कहीं पे भी सिर्फ ऑप्शन 3 नहीं है, तो इस वजह से ये मिसप्रिंट था, यहाँ पे आना चाहिए था फिजन। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाता है सी ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, या तो ऑप्शन दे रखा होता थर्ड, तो ये सही क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है, एग्जाम में थोड़ा एक्चुअल वर्ड फिजन होता, पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उसमें यहाँ पे टाइप होता, ये होना चाहिए था फिजन, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, देखो, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, या आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो कि देखो फ्यूजन फ्यूजन दो ही चीज में पूछ सकते हैं, और अब अगर हमें ऑप्शन में फ्यूजन का नहीं दे रखा तो हम फ्यूजन का लगा सकते हैं। पर ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हो जाएगी ना चीज, इस वजह से आप ना इन क्वेश्चंस को लीव ही कर दे ऐसे वालों को। क्या है, एक में से एक क्वेश्चन की वजह से आप अपना कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, वहीं पे आपका टेम्परामेंट लूज हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका नर्वसनेस होगी कि अरे कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो बेटर है कि आप बाकी क्वेश्चन पे फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, प्लास्टिक शीट नहीं है, डिस्टिल वाटर नहीं है, उसमें कोई आयन सी नहीं होगी, वुडन शीट नहीं है, ह्यूमन बॉडी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट होता है, तभी आपको करंट लगता है। ठीक है, देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में पानी के साथ साथ बहुत सारे डिजोल्व्ड सॉल्ट्स और आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास होने देते हैं, इसलिए हमें शॉक लगता है। डिस्टिल वाटर में कोई आयन नहीं होता, इसलिए वो प्लास्टिक और वुड की तरह इंसुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नॉन स्पेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज। देखो, अगर स्पेरिकल होती तो उसको हम स्पेरिकल मिरर की तरह ट्रीट करते, अब नॉन स्पेरिकल है तो उसको हम बेसिकली पैराबोला में ले लेते हैं। अब पैराबोलिक होती है, जैसे ये अगर मैं स्पून बनाऊं, ठीक है, ये स्पून हो जाती है। अब ये है आपकी स्पून, तो ये किस मिरर की तरह एक्ट करेगी, ये हो जाएगी पैराबोलिक मिरर की तरह। देखो, एक नॉर्मल राउंड स्पून को हम स्पेरिकल मिरर मानते हैं, पर क्वेश्चन ने क्लियरली कहा नॉन स्पेरिकल कर्व सरफेस लिखा है। एक कर्व शाइनिंग सरफेस जो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं होता उसे ऑप्टिक्स में कॉमनली पैराबोलिक मिरर कंसीडर किया जाता है, जो लाइट को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर फोकस करता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग अस द फॉलोइंग इज पाइनियर इन द डिस्कवरिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस उस पे बेस करता है, लो पे, वो हमारा लो होता है जूल्स हीटिंग लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है, नाम से ही पता लग जाएगा, अगर ये आपने पढ़ रखा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेम्स पी जूल। देखो, हीटिंग इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्ट डिस्कवरी जेम्स पी जूल ने की थी। उन्होंने ही फेमस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दिया था, जो बताता है कि किसी कंडक्टर से करंट पास होने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ये रिलेशन उन्होंने हमें यहाँ पे दिया था। ठीक है, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा क्या ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंड थंब रूल देता है डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स ये भी डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, ये भी बताता है यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट एंड रूल। फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये डायरेक्शन नहीं बताता, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, फेरेडे का लॉ सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट बताता है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ यूज होता है, बाकी तीनों रूल्स एबीसी जैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फील्ड, फोर्स और करंट के वेक्टर की डायरेक्शन रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट ए वायरस वेयर अ वैक्सीन इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। तो क्या रीजन हो सकता है, तो देखो, वायरस को
हम डायरेक्ट एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस है ना बायोलॉजिकल पाथवेज फॉलो ही नहीं करता, वो ना एंटीबायोटिक्स को ब्लॉक कर देगा। पर अगर हम इम्यून सिस्टम को सही कर दे, जो वायरस से लड़ सके, फाइट कर सके, वो किससे कर सकते हैं हम? वैक्सीन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, ए वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एंटीबायोटिक बट ए वैक्सीन कैन बूस्ट इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस। एंटीबायोटिक क्या करती है? एक पाथवे को ब्लॉक कर देती है, पर ये ऐसा कोई बायोलॉजिकल पाथवे यूज ही नहीं करता, तो यहाँ पे इसलिए हमारी वैक्सीन काम आती है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, वो क्योंकि वायरस था तो इसलिए ही आपको वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लीपिंग सिकनेस इज कोज्ड बाय। तो ये डायरेक्ट याद करने का क्वेश्चन है, देखो ट्रिक बताता हूँ। सोना, सोना, स्लीपिंग सिकनेस, सोना मतलब स्लीप, अब सोना से आ जाएगा ट्राइपेनोसोमा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो स्लीपिंग सिकनेस, इसका दूसरा नाम भी होता है अफ्रीकन ट्रेपोनोसोमाइसिस, एक पैरासाइट डिसीज है जिसमें ट्रेपोनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ से होती है, सिस्टिस फ्लाई के काटने से फैलती है। याद रखना, लेशमेनिया से काला अजहर होता है और प्लाज्मोडियम से मलेरिया। ऑप्शंस क्लियर रखना जरूरी है। अभी आपको तो मैंने सिंपल है, देखो इतना छोड़ो भाई, मैंने सिंपल बता दिया, सोना याद हो जाएगा, सोना से ट्राइपनोसोमा। बाकी की भी आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग एनिमल। फ्री लिविंग एनिमल बताना है, दो ऑप्शन देख लेते हैं। लीवर प्लूक ये हमारा पैरासाइट होता है, वुखेरिया ये आपका भी पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम ये भी एक पैरासाइट होता है, प्लेनेरिया होता है ना, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक फ्री लिविंग एनिमल होता है जो कि पानी में पाया जाता है। ये देखो, लिवर फ्लूक, वुकेरिया और जो प्लाज्मोडियम है ये होते हैं पैरासाइट, इन्हें कोई एक बॉडी चाहिए होती है जहाँ पे ये सरवाइव कर सकते हैं। और जो प्लेनेरिया है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्री लिविंग अकेला ही रहता है, इसे कोई बॉडी की नीड नहीं होती उस पर सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल। तो जो हमारी कार्डियक मसल सेल होती है, जो ब्लड को पंप करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल, वो होती है, वो कुछ ऐसी सी होती हैं, देखो सिलेंड्रिकल वो होती हैं, और उनमें क्या होती है? ब्रांच्ड होती है, और उनमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनी न्यूक्लिएट है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ये आप रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज अबंडेंट इन टमाटो। टमाटो में होता है भाई, देखो टमाटो कैसा होता है? ऐसा होता है। ओ, ओ से क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, याद करने की ट्रिक, ठीक है। टार्टिक एसिड होता है हमारी इमली में, ठीक है, और एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो टोमेटो होता है आपका ऐसा, ठीक है। ओ, ओ से होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, विनेगर में एसिटिक एसिड, और जो इमली होती है उसमें होता है हमारा टार्टिक एसिड, ठीक है। या ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड है ये, मतलब कि ये हम उल्टा चल रहे हैं ना सीरीज में, तो ये ऑलरेडी हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये दोबारा रिपीट हुआ आने वाले सालों में। तो आपको ये जो पीवाईक्यूज है ना, वो सारे पढ़ने होने चाहिए, आने चाहिए, याद होने चाहिए, मेमोराइज कंसेप्ट उनका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही रिपीट करते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अगर पीवाईक्यूज के कंसेप्ट बने हुए हैं तो वहीं से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो अभी मैं बात बता रहा था, ये क्वेश्चन आगे जाके फिर रिपीट हुआ है आने वाले सालों में। तो वही है कि भाई पीवाईक्यूज को पढ़ो, ध्यान रखो, रिवाइज करो, समझो उनको। तो इसमें हमारी होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ये नीचे होता है हमारी सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, और ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एसिड से मिलके क्या है? CO2 प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या है आपका, फायर को ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है, और फायर आपकी क्या है?
खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा हमारा यूज होता है, वो होता है हमारा Na2CO3, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसे कि हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। देखो हार्ड वाटर में क्या होता है, Ca2+ और मैग्नीशियम 2+, इनके क्या है, आयंस होते हैं। अब ये Na2CO3 वॉशिंग सोडा को इसमें डाल देंगे तो क्या करेगा, ये उनको पकड़ के बैठ जाएगा नीचे और ये आपका सॉफ्ट वाटर बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम whose solution is used for white washing walls। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, ये कंसेप्ट ही रिपीट होता है बार बार, तो इसके हर तरह के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, जरूर एक क्वेश्चन इसका आता है। दिस स्लेक्ड लाइम रिएक्ट्स विद component A in the air to form a thin layer of component B to give a shiny finish। तो बताना है कि component A और component B क्या है। देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो स्लेग लाइम बनता है COS2। ठीक है, अब वो एयर से रिएक्ट करता है तो क्या एयर में क्या होती है, CO2 से वो क्या करेगा, रिएक्ट। तो ऑप्शन ये वाला तो आपके पहले ही कैंसिल हो गए, और बनाता क्या है, CaCO3, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। शाइनी होता है CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट लाइम है, वॉल पे लगा है COS2, यहाँ पे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनेगी जो एक शाइनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के लिए भाई कितने होते हैं, देखो ये आई, ये आपकी सनलाइट आती है तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और इसी की वजह से यहाँ पे रेनबो हमारा है फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन की जरूरत है, अगर ये सेकेंडरी होता तो 2 बार आ जाता। ठीक है, ये देखो प्राइमरी है हमारा, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और यही देख रखा है अगर एग्जाम में सेकेंडरी रेनबो पूछा जाए तो याद रखना उसमें 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं और कलर्स का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का बताना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो डायरेक्शन क्या रहती है। देखो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे ऐसे, तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे है ना तो हमारी एक्सेलरेशन क्या है, उसके 90 डिग्री रहती है, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऑप्शन डी। ये देखो हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की साइड ऐसे लगेगी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम बोलते हैं, और ये वेलोसिटी के 90 डिग्री पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट है ना, वेट वो क्यों है, वेट का हमने फॉर्मूला देखा था, वेट क्या होता है, मास इनटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये ऐसे नीचे लग रहा होता है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो जितना अगर मान लो, देखो मैं अगर 70 kg का हूं, जितना मैं फोर्स ग्राउंड पे लगाऊंगा उतना ही मेरा वेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आ जाता है वेट, जितना मेरा फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड, उतना ही मेरा वेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, द साइज ऑफ अ पार्टिकल बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट। देखो यहाँ पे रेंजेस दे रखी है साइज की, तो अब नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मतलब ही होता है 10⁻⁹, या इसे बोलते हैं हम एन, इसका एब्रिवेशन लिखते हैं। तो ये हमारा होता है 1/200 नैनोमीटर में, यहीं पे हमारा साइज रहता है जहाँ पे हम नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, यही आपका एक्सप्लेनेशन में दे रखा, मिलीमीटर में mm होता है, माइक्रोमीटर में μm होता है, और नैनोमीटर में हमारा nm होता है। तो ये आपका यहाँ पे जो है साइंस के PYQs 2021 पार्ट 1 के फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, इन सब की जो PDFs हैं, ये हैंड रिटन वाली, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप हमारे देख सकते हैं, रील्स हम अपलोड करते हैं जिसमें कि क्या रहती हैं, ट्रिक्स रहती हैं आपकी, ताकि आप फ्रीली कहीं भी जाते आते इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप फॉलो करोगे तो आपके सामने ट्रिक आएगी, आप उसको मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमने एक क्विज भी चला रखी हैं,
उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी हमने एक शॉर्ट भी अलग से अपलोड की है, जहाँ पे आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको क्विज वाला जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। क्विज से क्या है कि बच्चे क्या है वहाँ पे क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं, जिससे कि एक क्या है मोटिवेशन आता है और आपस में आप compete करेंगे, समझेंगे। गाइडेंस वहाँ पे हम दे रहे हैं हर एक कंसेप्ट की, हर एक सब्जेक्ट की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, यहीं पे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट अपनी 2021 पार्ट 2 साइंस के पीवाईक्यूज वाली क्लास में, जिसमें हमारे साइंस पोर्शन है वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको बस रिवाइज करना है। आपके लिए ट्रिक्स और जो भी रिवीजन के लिए हैं शॉर्ट्स हम डेली अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ पे आप कनेक्टेड रह सकते हैं और क्विज़ेज़ आपकी डेली चलती रहेंगी। क्विज़ेज़ आपकी 10 टू 20 क्वेश्चंस डेली हम डाल रहे हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसको हम 50 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। ठीक है, बस आपके ऊपर आप कितना अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।